आदरणीय नरेन्द्र मोदीज्यू, सम्पूर्ण पीडित नेपालीको एकमुष्ट सादर सम्मान। गत वर्ष तपाईको नेपाल भ्रमण र तपाईले छरिदिएका मायालु सपना अनि कल्पनाहरू यति बेला आएर चकनाचुर भएका छन्। नेपालको व्यवस्थापिका संसदका उपलब्ध सांसद सदस्य र नेपाली संचार माध्यमहरूलाई साक्षी राखेर तपाईले दिनुभएको प्रवचनले नेपालीहरू बितेका 2 साता अघिसम्म पनि आह्लादित बनिरहेका थिए। नेपाल र नेपालीमाथिको तथ्यपरक तपाईको धारा प्रवाह प्रवचनले नेपाली मात्र होइन, तपाईका अन्य छिमेकी पनि लट्ठ भएकै हुनुपर्छ। ऐसी एक सांस्कृतिक विरासत की धनी है और इसलिए जब मैं काशी का प्रतिनिधि बन गया तो मेरा तो नेपाल से नाता और जुड़ गया, क्योंकि काशी में एक मंदिर है जहां पुजारी नेपाल का होता है और नेपाल में पशुपतिनाथ है जहां का पुजारी हिंदुस्तान का होता है। भारत का हर व्यक्ति 51 शक्तिपीठों के दर्शन की कामना करता है। उन 51 शक्तिपीठों में 2 शक्तिपीठ नेपाल में है। यानी इतना अटूट नाता है हमारा। और इतना ही नहीं, हिंदुस्तान ने वो कोई लड़ाई जीती नहीं है जिस जीत के साथ किसी नेपाली का रक्त न बहा हो। किसी नेपाली ने शहादत न मोली हो। भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत की रक्षा के लिए नेपाल का बहादुर मरने मटने के लिए कभी पीछे नहीं रहा। भारत के लिए जीने मरने वाले उन बहादुर नेपालियों को मैं आज नमन करना चाहता हूं। भारत के सेना के फील्ड मार्शल एक बहुत बढ़िया बात बताते थे। वो कहते थे कि कोई सेना का जवान ये कहे कि मैं मृत्यु से डरता नहीं हूं, तो मान लेना या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गुरखा है। अगर गुरखा कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता हूं, मतलब सच्चाई है। ये बात फील्ड मार्शल मानेक शाह ने कही थी। ऐसी ये वीरों की भूमि है, सांस्कृतिक धारा है। और आज मैं कह सकता हूं, नेपाल के नागरिकों की नहीं, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले पूरे विश्व का ध्यान नेपाल की तरफ केंद्रित हुआ है। और नेपाल की तरफ केंद्रित हुआ है मतलब इस सभागृह में बैठे हुए आप सब पर केंद्रित हुआ है। लोकतंत्र में विश्वास करने वाला पूरा विश्व आज आपकी तरफ देख रहा है, बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहा है। आपको लगता होगा कि आप इस सदन में बैठ करके संविधान के निर्माण की चर्चा कर रहे हैं, भिन्न भिन्न धाराओं की चर्चा कर रहे हैं, समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के हितों के कल्याण की चर्चा कर रहे हैं। इतना नहीं है। संविधान के निर्माता के रूप में आपको यह सौभाग्य मिलना, उस घटना को मैं अगर और तरीके से देखूं, हम जिस परंपरा से जीते हैं, कभी कुछ ऋषि मन ने वेद निर्माण किए, किसी ने उपनिषदें निर्माण की, किसी युग में संहिताओं का निर्माण हुआ, और जिसके प्रकाश में हजारों साल से हम अपना जीवन निर्वाह और आयोजन करते रहते हैं। उसी कड़ी में आधुनिक जीवन में राष्ट्र का संविधान भी एक नई संहिता के रूप में जन्म लेता है। नए युग को दिशा दर्शन देने का काम संविधान के माध्यम से होता है, जो किसी जमाने में ऋषियों ने वेद के द्वारा, पुराणों के द्वारा, संहिता के द्वारा किया था। एक प्रकार से
आप नई संहिता लिख रहे हैं। और इसलिए ये सौभाग्य प्राप्त करने वाले आप सबको मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। आफ्नै मुलुकभित्रको कुटिल राजनीति र बेइमानी व्यवहार सहन गर्दै आएका नेपालीलाई तपाईको व्यवहार र उपस्थिति भगवान जस्तो लाग्यो र त तपाईको देश भारतसँगै सधैँ वैचारिक मतभेद राख्ने नेपालका सचेत भनिएका कम्युनिष्टहरू पनि तपाईको पूजनका लागि माला र धूपबत्ती खरिद गर्न दौडधूप गरेको देखियो। त्यसो त भारतीय शासक वर्गले नेपालप्रति जति हेपा व्यवहार देखाए पनि महात्मा गान्धीको तस्बिर आफूले पुज्दै आएको भगवानको छेउमा राख्ने गरेकै थिए। तपाईको सेवामा रहेका गरीब नेपाली युवा वीरबहादुरलाई तपाईले धर्म छोरा बनाएको प्रचार र तपाईले सड़कमा उत्रिएर गरीब मैला धैला नेपालीको हात समाएसँगै गान्धीसँगै नेपालीले पुज्न थालेका थिए। तपाईलाई पनि संविधान किसके लिए? भारत प्रारंभ से मानते आया है हमारा काम आपके काम में दखल करने का नहीं है। भारत का तो काम आप जो संकल्प करें, आप जो दिशा चुने, उसमें हम अगर काम आ सकते हैं तो काम आना यही हमारा संकल्प है। आपको दिशा देना ये हमारा काम नहीं है। आपकी मंजिल को और ले जाना ये हमारा काम नहीं है। नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्र है। हमारी इच्छा इतनी है कि नेपाल ये सार्वभौम राष्ट्र हिमालय जितनी ऊंचाइयों को प्राप्त करे और पूरा विश्व नेपाल को देख करके गौरवान्वित हो, ऐसा नेपाल देखने की हमारी इच्छा है। और इसलिए आपके पड़ोस में बैठ करके और हमारे लोकतंत्र के अनुभव के आधार पर हमें अच्छा लगता है जब ये बातें सुनते हैं कि आप इस दिशा में जा रहे हैं, हमें आनंद होता है। संविधान वो हो जो सर्व समावेशक हो, हर नेपाली नागरिक को, गरीब हो अमीर हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, गांव में हो शहर में हो, पहाड़ में हो तराई में हो, कहीं पर भी हो, हर नेपाली को संविधान जब आए उसको उसना लगना चाहिए ये ऐसा गुलदस्ता है जिस गुलदस्ते में मेरे भी पुष्प की महक है। और संविधान निर्माता ऐसा गुलदस्ता बनाएंगे कि जिसके कारण हर नेपाली को लगेगा हां ऐसा बढ़िया गुलदस्ता आया है, मेरा फूल भी महक मुझे उसमें महसूस हो रही है, वो काम आप करने जा रहे हैं। संविधान वो हो जो सर्वजन हिताय हो, सर्वजन सुखाय हो, किसी एक का भला करने के लिए नहीं। संविधान जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए होना चाहिए। संविधान जोड़ता है, संविधान कभी तोड़ता नहीं है। संविधान विवादों को संवाद की ओर ले जाने का एक सबल माध्यम होता है। और इसलिए चाहे पहाड़ हो तराई हो, संविधान जोड़ने का काम करे और अधिक ताकत पैदा करने का काम करें, उस दिशा में आप सिद्धि प्राप्त करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। संविधान वर्तमान के बोझ से दबा हुआ नहीं होना चाहिए। और ऋषि मन का मेरा तात्पर्य यही है, जो वर्तमान से मुक्ति की अनुभूति करता है और जो
आने वाले कल को बहुत गहराई से देख सकता है, वही ऋषिमन होता है जो संविधान का निर्माण आने वाली पीढ़ियों के लिए करता है। और हमारी सोच होनी चाहिए, संविधान में हजारों चीजें अच्छी होगी, लेकिन एक कॉमा, एक फुल स्टॉप कहीं पर भी ऐसा आ गया जो आज तो पता नहीं रहे, कॉमा है, फुल स्टॉप है, पता नहीं, लिख दिया, लेकिन कहीं 50 साल के बाद, 100 साल के बाद कॉमा और फुल स्टॉप के रूप में आया हुआ कोई एकाध चीज कहीं विष बीज न बन जाए, विष वृक्ष का जन्म न दें, जो नेपाल के इन सपनों को रौंद डाले। ऐसी स्थिति कभी आए नहीं। ये बारीकी की चिंता ये संविधान सभा करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मैं मानता हूं आपने जो काम शुरू किया वो अपने आप पे गौरव करने वाला काम है। नेपालको संसदमा तपाईले बोलेका कुराले नेपाली समाजले राजनीतिलाई फराकिलो बनाएको थियो। धेरै महिनासम्म नेपाली संचार माध्यममा तपाई एउटा हटकेकका रूपमा रहिरहनु भएको थियो। नेपाली नेताहरूलाई सजग बनाउनु पर्दा तपाईको उदाहरण दिने प्रचलन नेपाली समाजमा सामान्य जस्तै भएको थियो। यस्तो लाग्थ्यो मानौ तपाई कुनै अर्को देशको नेता होइन। नेपाल और भारत के रिश्ते ऐसे हैं कि थोड़ी सी भी हवा इधर उधर हो जाए तो ठंड हमें भी लगती है। अगर सूरज यहां तप जाए तो गर्मी हमें भी लगती है। ऐसा अटूट नाता है। अगर आप चैन से न सोए हो तो हिंदुस्तान चैन से नहीं सो सकता है। नेपाल का कोई मेरा भाई भूखा हो तो भारत कैसे आनंद ले सकता है। कल जब ये कोशी की घटना घटी, समाचार आए, मेरी पूरी सरकार लगी रही है, भाई कितना बड़ा हादसा हुआ है, क्या हुआ है, इतनी बड़ी चट्टान गिरी है, कोशी नदी का पानी रुका है, पता नहीं इतने लोग खो गए हैं, इतने लोग मारे गए हैं। जितनी चिंता आपको सताती थी उतनी ही चिंता मुझे भी सताती थी। क्यों? ये कष्ट आपका है, वो मेरा है। ये आपदा आपकी है तो आपदा मेरी भी है। हिंदुस्तान के किसी कोने में जितनी तेजी से मदद पहुंचाए उतनी ही तेजी से मैंने मदद पहुंचाने के लिए दिशा पकड़ी और लोगों को मैंने भेज दिया। क्यों? आप मेरे हैं, हमारे हैं, हम आप अलग हो नहीं सकते। और इसलिए आपके विकास के अंदर भारत आपकी जितनी आशा आकांक्षा है उसकी पूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। नेपाल जहां से जन्मे हुए बुद्ध ने मन के अंधेरे को दूर किया था, विचारों का प्रकाश दिया और मानव जात को एक नई चेतना मिली थी। ये नेपाल पानी की शक्ति का ऐसा धनी है कि बिजली के माध्यम से आज भी हिंदुस्तान का अंधेरा दूर कर सकता है। और हम बिजली मुफ्त में नहीं चाहते, हम खरीदना चाहते हैं। हम आपका पानी भी ले जाना नहीं चाहते, आपका पानी। और वैसे तो एक बात मैं नहीं जानता हूं नेपाल में ये बात किस रूप में देखा जाएगा। पानी और जवानी ये कभी पहाड़ के काम नहीं आते हैं। पानी पहाड़ में रहता नहीं, चला जाता है। और जवानी भी, पहाड़ में जवानी थोड़ा सा उम्र बढ़ गई तो मौका ढूंढ, चलो कहीं चले जाए, रोजी रोटी। बेचारे को कहा रोजी रोटी नहीं है। वो जवानी भी पहाड़ के काम नहीं आती, वो पानी भी पहाड़ के काम नहीं आता है। लेकिन किसी युग में कहा गया होगा हमें इस बात को बदलना है
वो पानी पहाड़ के काम कैसे आए, वो जवानी पहाड़ को कैसे नए रौनक दें, वो नई दिशा बदलना हम चाहते हैं। और इसलिए विकास यही एक उसके लिए मार्ग है। भारत युवा देश है, नेपाल भी युवा देश है। यहां कितने नौजवानों की तादाद है। अगर उन नौजवानों के हाथ में अवसर दिया जाए, नेपाल की कल क्या, नेपाल की आज बदलने का सामर्थ्य इस नौजवानों में है। वो अवसर कैसे मिलेगा? हम प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके विकास की एक दिशा तय नहीं करेंगे तो कैसे होगा? भारत इसके लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलना चाहता है। निर्णय आप कीजिए, आप अपने नेतृत्व का परिचय दीजिए और अकेले हिंदुस्तान को बिजली बेचकर भी नेपाल समृद्ध देशों में अपनी जगह बना सकता है। इतनी ताकत आपके पास है। हम इसमें आपके साथ आपकी इस विकास यात्रा में जुड़ना चाहते हैं। यहां पर ट्रकों के द्वारा ऑयल आता है। युग बदल चुका है। पाइपलाइन से क्यों ना आए? हम उस काम को पूरा करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में यहां के नौजवान भारत आते हैं, उनको भारत सरकार स्कॉलरशिप देती है। उस स्कॉलरशिप पाने वाले नौजवानों की संख्या में मैं बढ़ोतरी करना चाहता हूं। अधिक नौजवानों को अवसर मिले और ये मैं आपको समझ लीजिए आज ही घोषणा कर दी, उसका फायदा उठाइए। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो हनुमान जी पौधा लेने के लिए यहां आए थे। आज पूरे विश्व में होलिस्टिक हेल्थ केयर की चर्चा चल रही है। हिमालय जड़ी बूटियों के हिमालय के गर्भ में पड़ी है। अगर उन जड़ी बूटियों को हम हर्बल मेडिसिन को बढ़ावा दें, क्यों न नेपाल दुनिया में सबसे बड़ा हर्बल मेडिसिन का एक्सपोर्टर क्यों न बने? क्या क्या नहीं है आपके पास? मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने के लिए तैयार हूं। सिंगो भारतको राजनीतिक इतिहासमा नेपालका युवाहरू जो भारतीय सुरक्षा फौजमा छन् उनीहरूको रगत नबगेको कुनै दृष्टान्त हामीसँग छैन भन्दै उनीहरूको तपाईले गरेको स्तुतिले आम नेपाली नागरिकमा नयाँ सद्भाव सञ्चार भएको थियो भारतका प्रति। तपाईका प्रत्येक शब्दमा जसरी संसद भवनको सभा कक्षमा रहेका सांसदहरूले ताली पिटिरहेका थिए, त्यसै गरी तपाईलाई सुन्दै गरेका सुदूर बस्तीका नागरिकले पनि सुमसुमाएका थिए। मोदीज्यू, तपाईले जुन सुखद स्पर्श गर्नुभएको थियो, वर्ष दिनपछि तपाईको व्यवहारले आम नेपाली नागरिकलाई दम्स गरेको छ। तपाईले नेपाल र भारतको सम्बन्धका बारेमा बोलेका कुराहरू किन यति अल्प आयुका बने? के तपाईका ती सबै विचारहरू जाली थिए? अहिले जसरी सुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपालमा तपाईले अघोषित नाकाबन्दी गरिरहनु भएको छ, यो त विश्वलाई हँसाउने व्यवहार भएन र? भारततर्फ नेपालीहरू जाँदा सुरक्षाको कुनै चिन्ता नहुने र भारतीयहरू नेपाल आउँदा पनि सुरक्षाको कुनै चासो नहुने, तर मालवाहक साधन नेपाल प्रवेश गर्दा भारतीय सुरक्षामा खलल आउने कस्तो सुरक्षा प्रणालीको विकास गर्नुभयो तपाईले? हामी महाविपत्तिबाट घाइते बनेका छौं। अहिले अधिकारका नाममा आन्दोलन गरेका हाम्रै दाजुभाइहरू जहाँ आन्दोलन गर्दैछन् त्यहाँ भूकम्पले विग्रह गरेको छैन। उहाँहरूलाई भूकम्पको पीडा सायद महसुस भएकै छैन र नाकाबन्दी गर्दै हुनुहुन्छ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा। त्यसमा तपाई पनि होमा हो लगाएर साथ दिँदै हुनुहुन्छ। हामीले तपाईका वचनलाई अब कसरी लिने र कसरी बुझ्ने? एक पटक बुझेपछि घृणा गर्ने नेपालीहरूको बानी पटक्कै छैन।
आज बिजली जितनी हम दे रहे हैं नेपाल को, उसको डबल करने का मेरा इरादा है और उसके लिए जितना जल्दी ट्रांसमिशन लाइन लगाएंगे, अभी हम नेपाल का अंधेरा दूर करेंगे और दशक के बाद अंधेरा हिंदुस्तान का नेपाल दूर करेगा। ये हमारा नाता है। और इसलिए मैंने कहा H हाईवे, I इंफॉर्मेशन वे, T ट्रांसमिशन वे, ट्रांसवे, ये मैं हिट करना चाहता हूं और आप भी चाहेंगे ये हिट जल्दी हो। मुझे विश्वास है कि हम अब, हमें लगता है जितना जल्दी नेपाल को हमारे पास बुला सके हम बुलाना चाहते हैं। अब इसको खिसक कर तो ले जाने वाला विज्ञान तो भी आया नहीं है, लेकिन अगर महाकाली नदी पर ब्रिज बन जाए तो मेरे और आपके बीच की दूरी बहुत खत्म हो जाएगी। आप एकदम हमारे पास आ जाएंगे। आज हमें घूम घाम करके पहुंचना पड़ता है, महाकाली नदी पर ब्रिज बन गया तो हमारी दूरियां कम हो जाएगी और हम इस बात पर बल देकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। उसी प्रकार से सीमा हमारे लिए, बॉर्डर जो है वो बैरियर नहीं हो सकती, बॉर्डर ब्रिज बनना चाहिए। और हम चाहते हैं भारत और नेपाल की सीमा इस प्रकार से वाइब्रेंट हो, अच्छेपन की लेन देन होती रहे, ताकि आपका भी विकास हो, भारत के भी आपके साथ जुड़े हुए छोटे छोटे जो राज्य हैं उनको भी विकास का भी अवसर मिले। एक योजना आज मैं प्रधानमंत्री जी से बता रहा था, मैंने कहा कि हिमालय पर रिसर्च होना बहुत जरूरी है। इतनी बड़ी प्राकृतिक संपदा है, भारत ने उस पर एक काम शुरू किया है, हमने हमारे इस बजट में भी उसकी घोषणा की है। नेपाल भी उसमें आगे बढ़े और हम मिलकर के हिमालय की शक्ति मानव जात के लिए कैसे काम आ सकती है, उसके वेज एंड मीन्स क्या हो, उसके सामर्थ्य को हम पहचाने, विज्ञान की उन नई परतों को हम खोले और मानव जात के कल्याण की दिशा में हम जरूर काम करें। उसी प्रकार से हम प्रयास करना चाहते हैं। कभी कभी मैं हैरान हो जाता हूं, अमेरिका टेलीफोन करना है तो बड़े सस्ते में हो जाता है, लेकिन नेपाल फोन करना है तो बड़ा महंगा पड़ जाता है। अब हमें समझ नहीं आता है ये क्या बात है, ऐसा कैसे बैरियर। और नेपाल के लाखों लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, बेटे परिवार से बात करना चाहते हैं, वो कर नहीं पाता है, नमस्ते करके फोन रख देता है। मैं स्थिति बदलना चाहता हूं। दोनों देशों में ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे मिलकर के हम भी बात करेंगे, आप भी बात कीजिए। ये कनेक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए हमारे बीच में। तर सद्भाव र सम्बन्धका नाममा जिउँदै मार्नेहरूप्रति के गर्ने होला? तपाईसँगै जवाफ खोज्न हामी विवश भएका छौं।